मैं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। आज हम राजनीतिक चर्चा करने वाले हैं। राजनीतिक विश्लेषक पुनीत जी आज हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 और 2024 में। हम आज खड़े हैं सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में, और सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र बहुत कांटे की टक्कर वाला विधानसभा क्षेत्र है, जहां कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी यहाँ होते रहे हैं। एक ऐसी सीट है जहां से वोट प्रतिशत कभी भी जातिगत आंकड़ों के आधार पर नहीं रहा है कंप्लीटली, और एक ऐसी भी सीट है जहां किसी जाति विशेष की जीत कभी नहीं रही है। कभी राजपूत तो कभी ब्राह्मण प्रतिनिधित्व तो यहाँ पे करते हैं, किसी जाति का फैक्टर यहाँ पे नहीं है। एक जनरल, एक अनारक्षित सीट है ये। इस पर हमारे साथ आज जुड़े हैं पुनीत जी। नमस्कार सर, बताइए। सिविल लाइंस क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी कांटे की टक्कर इस क्षेत्र में देखी जा रही है। और ये जो क्षेत्र है आपका, ये कभी भी किसी पार्टी के फेवर में काम नहीं किया है। इसमें कांग्रेस भी जीती है, बीजेपी भी जीती है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ ये देखते हैं कि आपके जनता का जुड़ाव कैसा है, क्योंकि इस एरिया का जो मतदाता है, वोटर है, वो काफ़ी जागरूक है। बिल्कुल, ये ऐसा देखा गया है। क्योंकि 2008 में अगर हम देखें तो 2008 में प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने सीट निकाली थी कांग्रेस से, ठीक है। 2013 के अंदर हमारे अरुण चतुर्वेदी जी थे, उन्होंने ये सीट निकाली थी। 2018 में कांग्रेस ने फिर प्रताप सिंह खाचरियावास जी आए हैं। अभी जो है 2023 में अरुण चतुर्वेदी जी का टिकट कट गया है अपने बीजेपी से। और गोपाल जी जो पहले पत्रकार भी रहे हैं, काफ़ी कद्दावर नेता भी रहे हैं बीजेपी के, जिनको भैरव सिंह शेखावत जी का खास आदमी माना जाता था। और भैरव सिंह जी इनको प्रयागराज से लेकर आए थे। तो ये काफ़ी लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, काफ़ी अच्छे वक्ता भी हैं, और जनता से जुड़ाव, चूँकि पत्रकार है तो जनता से जुड़ाव होना एक स्वाभाविक भी है। तो इन लोगों ने भी काफ़ी वहाँ पर काम किया है। और प्रताप सिंह जी खाचरियावास सब जानते हैं कि वो भी एक जुझारू नेता रहे हैं अपने टाइम के, यूनिवर्सिटी के भी अध्यक्ष रहे हैं, और 15-20 साल से कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। तो ये सीट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, है ना। कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, इस सीट के बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि दोनों कैंडिडेट अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं, दोनों ही अच्छे कैंडिडेट हैं। गोपाल जी लोग कहते हैं कि नए कैंडिडेट हैं, बाकी वो नए कैंडिडेट नहीं हैं। वो 15-20 साल से पूरे बीजेपी के अंदर कार्यरत रहे हैं, और मैं पर्सनली भी उनको जानता हूँ, पर्सनली उनसे मिला भी हूँ, और उनके कई बार हमने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं। तो वो काफ़ी कद्दावर नेता है। और सबसे अच्छी बात है कि जब भी आप उनसे मिलते हैं तो उनका व्यवहार, उनका बात करने का तरीका, आपको एक रेस्पॉन्स देने का तरीका, वो बहुत ही शानदार रहता है। तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला काफ़ी टफ होने वाला है। गोपाल जी, जैसा हमने सुना है और जैसा हमने देखा है कि एक बड़े मीडिया समूह से हैं ये, और इन्होंने कुछ बुक्स भी इन्होंने पब्लिश की है, और कार सेवा के समय से ये रहे हैं। तो उस समय का क्या माहौल इनका रहा है? देखिए, जहाँ तक ये काफ़ी टाइम से प्रयागराज से बिलोंग करते थे। एक बार मैं माफ़ी चाहूँगा, और ऐसे समय में जब राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर का जब मूर्ति स्थापना यहाँ पे होने वाली है, या राम मंदिर का जब उद्घाटन यहाँ पे होने वाला है, उससे पहले के चुनाव कितने अहम हो सकते हैं गोपाल जी के लिए? क्या ये गोपाल जी की कार सेवा की यात्रा को वापस याद नहीं दिला रहे? और इसका क्या जनता के एक जागरूक मतदाता यहाँ पे है, आपने जैसा कहा, उनमें क्या मैसेज जा रहा है गोपाल जी को इसका टिकट देने से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो भी आपने काम पास्ट में किए होते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं जनता के दिमाग के अंदर। तो हम इस चीज़ को तो बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि इन्होंने जो कार सेवा में कार्य किए थे, तो जो हिंदू मतदाता है या जो धार्मिक मतदाता है वो उनकी तरफ आकर्षित है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी जो आपकी राज्य की राजनीति होती है और जो एक सेंट्रल की राजनीति होती है, उसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस भी होता है। सेंट्रल की राजनीति में राम मंदिर का ज़्यादा इफेक्ट था, स्टेट में थोड़ा सा इस चीज़ का कम है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इसको नकार नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत फैक्टर तो है ही। अच्छा, यहाँ पे हिंदू वोटर्स के अलावा मुस्लिम और अन्य जो वोटर्स हैं, उनका क्या इसमें मतदान में उनका क्या वोटिंग शेयर रहने वाला है, या क्या रुझान उनका हो सकता है हिंदू वोटर्स के अलावा? देखिए, यहाँ लगभग 85 to 87% हिंदी वोटर्स है, और लगभग 12% है वो मुस्लिम वोटर्स हैं इस विधानसभा क्षेत्र में।
और 1 या 2% जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, जो क्रिश्चियन भी हो सकती है, सिख भी हो सकते हैं, उनका वोट परसेंटेज जाता है। ये अप्रॉक्सीमेशन है। यूजुअली ऐसा देखा गया है, हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस को वोट देता है। ठीक है, अब क्यों देता है ये एक अलग विषय हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने मुस्लिम वोटर्स के लिए काम नहीं किया है, लेकिन एक जनरल सोच बन जाती है लोगों की। तो लगभग देखा गया कि 70-80% मुस्लिम वोटर कांग्रेस के जाते हैं, तो यहाँ कांग्रेस के लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है। अब बात आते हैं हिंदू वोटर्स की, तो हिंदू वोटर्स मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई यहाँ एज सच एज पार्टी को देख के उन्होंने पिछली बार वोट नहीं किए हैं, वो यहाँ कैंडिडेट को देख के वोट किए हैं। तो प्रताप सिंह जी खाचरियावास का काम अच्छा रहा तो उन्होंने उनको भी दिया। बीजेपी का कार्यकाल अरुण चतुर्वेदी जी के टाइम पे था तो उन्होंने उसको भी वोट दिया है। तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों 50-50% टाइम पर जीतती आई है। लगभग 20 या 25 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो ये सीट किसी की तरफ भी जा सकती है। देखा जा रहा है कि एक तरफ जहाँ गोपाल जी हैं तो दूसरी तरफ वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास भी हैं, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। और सबसे बड़ी बात है वो सिविल लाइंस के खुद के नेता हैं। और अगर हम इसको थोड़ा अतीत में लेकर के जाएं, जब एक समय था जब बीरू सिंह जी राठौड़ यहाँ से विधायक बने, उस समय भी उस समय प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी का दामन थामा हुआ था और बीजेपी से टिकट मांगा था। एक बड़ी राजनीतिक उठापटक के बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास और राजपाल सिंह शेखावत के बीच में एक द्वंद्व छिड़ा था। वसुंधरा राजे उस टाइम सूबे की मुखिया थी और तब ये टिकट गया था बीरू सिंह जी राठौड़ को। और उसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास नाराज होकर के उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा और तब से लेकर के उनका जो जमीनी रूप से जुड़ाव और जो संघर्ष रहा, उस संघर्ष का नतीजा था कि वो 2 बार विधायक चुने गए और आज कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान है। क्या सिविल लाइंस की जनता कहीं ना कहीं उनमें राजस्थान का मुख्यमंत्री देखती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके अगर हम काम को बात करें या जनता से भी हमने बात करने की इसमें कोशिश की है, तो जो हमारा सर्वे कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि वो उनका भी जनता से लगाव रहा है। और जो पूरी जनता तो नहीं, बट जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उसमें मुख्यमंत्री की छवि देखते हैं। और हम कह भी नहीं सकते कि उसकी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो भविष्य के गर्त में होती है। अभी कहते हैं कि सचिन पायलट बन सकते हैं या वो बन सकते हैं, एक संभावना है कि आने वाले टाइम में इनका भी नंबर उसमें आ सकता है। आने वाले समय पे कहीं ना कहीं एक कांग्रेस में एक बहुत बड़े नेता तो आज भी हैं, पर आने वाले इसमें मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि हम गोपाल जी को भी थोड़ा सा कम आंकने की भूल ना करें, क्योंकि गोपाल जी का भी बीजेपी के अंदर काफ़ी अच्छा होल्ड रहा है, इसकी राजनीति के अंदर भी होल्ड रहा है। चाहे वो एक्टिव राजनीति में नहीं रहे हों, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में और उनके जो कार्यकाल था उनका पिछले 15-20 साल का, तो वो बीजेपी के अंदर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर उनका काफ़ी अच्छा होल्ड रहा है। तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, वो यहाँ से जीतते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उनको भी एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है राजस्थान के अंदर। बहुत बढ़िया। 2008 की बात है शायद ये, जब प्रताप सिंह खाचरियावास और राजपाल सिंह में टिकट को लेकर तकरार थनी और टिकट गया बीरू सिंह जी राठौड़ को। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीरू सिंह जी राठौड़, जो ज़मीनी तौर पे कहीं डायरेक्टली तो जुड़े हुए नहीं थे ज़मीन से, पर फिर भी उन्होंने एक बहुत भारी वोट शेयर लेकर के एक जीत दर्ज की। और शायद उस समय प्रताप सिंह खाचरियावास निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव उन्होंने लड़ा था। जब एक जीरो ग्राउंड वाला व्यक्ति टिकट पाकर के एक बड़ी जीत दर्ज कर सकता है, तो क्या आज गोपाल जी की जीत या गोपाल जी की जीत की संभावनाएं कितनी निकट है या कितनी दूर है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सीट है विधानसभा का, वो पार्टी विशेष नहीं रहा है, ये व्यक्ति विशेष रहा है ये सीट। तो यहाँ से बीजेपी में भी जीती है और कांग्रेस भी जीती है। गोपाल जी, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, लोगों से जुड़ाव भी रहा है। और ये कहना कि वो इस क्षेत्र के लिए नए हैं, ये भी गलत है। पार्टी ने टिकट पहली बार दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने काम नहीं किया या आपका जनता से जुड़ाव नहीं रहा है। ये महानगर टाइम्स के भी संपादक रहे थे, वहाँ के पत्रकार रहे हैं, और ये काफ़ी वेल नोन नेम है और जनता से भी वहाँ का इनका काफ़ी जुगाड़ रहा है। तो ये सीट बहुत कांटे की होने वाली है। दोनों कैंडिडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और जनता का रुझान किधर रहेगा ये तो चुनाव के बाद ही हमें एग्जैक्टली मालूम चलेगा। तो इसमें कुछ कह पाना थोड़ा सा जल्दी होगी। बाकी ये है कि ये सीट काफ़ी कांटे की होनी चाहिए और जीत का जो प्रतिशत रहेगा, अंतर रहेगा, बहुत ही कम रहने वाला है। हम ये मान के चले 1000-2000 के अंदर ही जीत का डिफरेंस रहेगा, इससे ज़्यादा जीत का डिफरेंस इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगा। कोई जाति विशेष का फैक्टर, राजपूत, ब्राह्मण या और कोई? देखिए, इसके अंदर सवर्ण मतदाता कुछ ज़्यादा है। अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें हिंदुओं में, जिसमें राजपूत भी हैं,
और ब्राह्मण भी हैं। लेकिन देखिए, ये थोड़ा सा देखा गया है कि सवर्ण मतदाता किसी पार्टी विशेष को, मतलब किसी पार्टी विशेष की तरफ एक साथ ही अट्रैक्टिव नहीं होता है ना। वो सब चीज़ों को, हर पहलू को देखता है, विचार करता है। तो अगर हम ये कहें कि राजपूत मतदाता केवल कांग्रेस को वोट देता है तो गलत होगा। उसने बीजेपी को भी दिया है, और ब्राह्मण मतदाता बीजेपी को देता है, ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ से तो कांग्रेस भी जीती है, बीजेपी भी जीती है। तो मुझे लगता नहीं कि जातिगत फैक्टर यहाँ काम करने वाला है। यहाँ केवल व्यक्तिगत फैक्टर काम करने वाला है कि व्यक्ति का जुड़ाव जनता के साथ कैसा है, उसने पास्ट में कैसे काम किया, और फ्यूचर में वो इस जनता को क्या दे सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता काफ़ी जागरूक है। 2013 और 2018 के लोकसभा चुनावों को देखें तो सिविल लाइन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा चुनाव को जनता ने बहुमत ही नहीं दिया बल्कि प्रचंड बहुमत दिया। उसके क्या मायने इस विधानसभा चुनाव को में? नहीं, देखिए, विधानसभा चुनाव और हम सेंट्रल चुनाव की बात करें तो थोड़ा सा उनमें अंतर होता है। सेंट्रल में आज भी मोदी जी के नाम से ही वोट पड़ते हैं। मोदी जी अगर एक तरफ हैं तो मुझे लगता नहीं है कि विपक्षी पार्टियां कुछ कर पा रही हैं। और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 2024 में भी मोदी जी के नाम से ही आपका जो सेंटर का इलेक्शन है वो लड़ा जाएगा, और बीजेपी उसमें भी जीतने की संभावना है, जैसे लोगों का सर्वे आता है। 6 महीने बाद क्या स्थिति होगी वो देखेंगे। और लेकिन इसका विधानसभा चुनाव में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। विधानसभा के अंदर स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो काफ़ी कारगर होते हैं, और स्थानीय मुद्दे के अंदर भी स्थानीय मुद्दे, एक तो आपका राज्य के मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी हो गई, आपकी जॉब्स हो गई है, आपकी बिजली है, पानी है, किस तरह गवर्नमेंट ने काम किया है। और उस क्षेत्र विशेष में जहाँ से विधानसभा में उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उन्होंने जनता के साथ कैसा जुड़ाव रखा है, जनता को कैसा रेस्पॉन्स दिया है, जनता के कैसे काम किए हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वोट पड़ते हैं। तो मोदी जी का फैक्टर बहुत ज़्यादा काम, देखो फैक्टर तो काम करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इसकी संभावना है थोड़ी सी कम। अच्छा, अब हम शॉर्ट में बात करते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास का जो प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या क्या रहने वाले हैं? देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास जी अपने यहाँ के मिनिस्टर भी रहे थे, उन्होंने जनता के साथ जुड़ाव भी है। यूथ जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास से कहीं ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपने प्रेसिडेंट भी रहे थे। तो यूथ को लेकर ये हमेशा सक्रिय रहते हैं, काफ़ी एक्टिव है। और राजपूत वोट बैंक, यहाँ राजपूत वोट बैंक का भी फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जातिगत तो चीज़ें हमारे देश की राजनीति में चलती ही हैं, तो वो भी इनके साथ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। और कोई बागी उम्मीदवार या इस तरह के कोई बागी उम्मीदवार यहाँ से लड़ रहे हैं, लेकिन बागी उम्मीदवार का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, वोट बैंक को काटने में या शिफ्टिंग में उसका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अदरवाइज़ ये सीट काफ़ी टक्कर की होने वाली है, और मैं आपको बता रहा हूँ 1000 से 2000 सीटों से ये सीट जीती जाएगी, चाहे बीजेपी जीते, हाँ मतों से, या कांग्रेस जीते। इससे ज़्यादा का वोट डिफरेंस इसमें नहीं होगा। यहाँ एक राजपूत जो कम लॉबी से एक और कैंडिडेट जिन्होंने भाजपा से टिकट की दावेदारी की थी, रणजीत सिंह सोढाला, और शायद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन भरा है, और अभी तक अगर वो अपना नाम वापसी नहीं लेते या ऐसा, तो क्या वो फैक्टर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाएगा, या प्रताप सिंह खाचरियावास के राजपूत वोट बैंक में सेंध वो मारेगा? देखो, ये दोनों के वोट बैंक में सेंध मारेगा क्योंकि वो रहे तो बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के एज ए कार्यकर्ता सब कुछ है, तो वो उनकी तरफ वोट लेके जाएंगे तो बीजेपी को नुकसान है। और अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो राजपूत होने के नाते राजपूत भाई अपने जानकार हैं, अपने रिलेटिव्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि पास 1000 वोट बैंक भी हैं या 500 वोट बैंक भी हैं। जो कांग्रेस को जाने वाले थे वो तो आपकी तरफ आ गए, तो वोट शिफ्टिंग हो गया आपका। इसमें जो डिफरेंस रहने वाला है जीत का, वो 1000 या 2000 का है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ, 100 वोट भी अगर कोई बंदा ले जाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और जो आप बता रहे हैं कि काफ़ी कम इसमें डिफरेंस रहने वाला है, उसमें उस 12% मुस्लिम वोट और 1% अदर कम्युनिटी ईसाई का या उनका वोट परसेंट, क्या फैक्टर या क्या गुल खिलाने वाला है? देखिए, ये फैक्टर मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका था इनिशियली में, क्योंकि मैं मानता हूँ 12% मुस्लिम वोट बैंक है, और मुस्लिम वोट बैंक का ऐसा देखा गया है कि 60-70% वोट कांग्रेस की तरफ ऑलरेडी जाता है, तो वो तो जाना ही है ना। तो वो प्रताप सिंह जी को उसका बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो उन्होंने जो छवि बना रखी है ना अपनी, एक तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी की, या इस तरह से जो आपका है, क्योंकि एक तरह से नैरेटिव गढ़े जाते हैं, तो वो वोट बैंक तो आपका कांग्रेस की तरफ जाना है, तो उसका कांग्रेस को ही बेनिफिट। चलिए, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा, और काफ़ी चीज़ें हमारे सामने निकल कर के आई। जहां प्रताप सिंह खाचरियावास की वर्तमान
सरकार में पकड़ है, वर्तमान सरकार में कद है, और पूरे राजस्थान में इनका जो प्रभाव है उसका इनको लाभ मिलेगा। और एक बड़ा चेहरा कांग्रेस में है, कैबिनेट मंत्री यहाँ रहे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ की जनता कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल या आने वाले चुनाव में इनमें एक मुख्यमंत्री का चेहरा देखती है। ऐसा हमने सुना पुनीत जी राजनीतिक विश्लेषक से। और पर इसी के साथ ही अगर गोपाल जी की बात करें तो गोपाल जी के पुराने किए गए संघर्ष हो, राजनीतिक संघर्ष हो, या राम मंदिर को लेकर के संघर्ष हो, या फिर उनका जो एक संपादक है वो, तो यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग ज़्यादा रहता है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और यहाँ के मूल निवासी भी रहे हुए हैं वो, तो इसका लाभ भी उनको भी मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस सीट पे एक कड़ी कांटे की टक्कर है, और कौन यहाँ से जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा ये तो भविष्य ही बताएगा। पर एक बहुत बढ़िया चर्चा के साथ पुनीत जी ने हमें इस सीट के बारे में एक ज़मीनी हकीकत के बारे में बताया। अच्छा, एक सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है, प्रताप सिंह खाचरियावास जो हैं वो पायलट खेमे से आते थे, और अब जो है कि पायलट खेमे का पर अब इनका प्रभाव पायलट खेमे का ज़्यादा है या फिर गहलोत सरकार? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जब ये मिनिस्टर बने थे तो पायलट जी के कोटे से ही बने थे, लेकिन आप भी जानते हैं कि कई बार पॉलिटिकल मजबूरियां होती हैं, तो ये अशोक जी की तरफ आ गए थे जब इन्होंने देखा कि पायलट जी का पक्ष कमज़ोर हो रहा है। तो जैसे कांग्रेस ने अभी बताया कि हम किसी मुख्यमंत्री को कैंडिडेट अभी हम नहीं किया, हम कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर, और कांग्रेस अगर जीतती है तो उसके बाद उनकी जो कार्यकारिणी है वो घोषित करेगी कौन मुख्यमंत्री रहेगा। तो अब अभी कहने की स्थिति में नहीं है कि ये एक्चुअली क्या है, दोनों पक्ष की तरफ रहे हैं। इन्होंने शो ये करने की कोशिश की है कि मैं गहलोत जी की तरफ भी हूँ और पायलट जी की तरफ भी हूँ, तो अंदर खाने क्या है इसका। अगर हम प्रताप सिंह खाचरियावास के अतीत में देखें तो 2008 में बीजेपी से टिकट मांगते हैं, नहीं मिलने पे निर्दलीय खड़े होते हैं, उसके बाद कांग्रेस का दामन थामते हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, और उसके बाद कांग्रेस में विधायक बनते हैं और एक बड़े कद पे पहुंचते हैं, और वो भी पायलट खेमे से। और जब पायलट को दरकिनार किया जाता है तो गहलोत खेमे में आते हैं। और इस तरह की जो इनकी जो प्रवृत्ति है, क्या ये कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति, इसका कहीं जनता पर या वोट बैंक पर असर होगा? देखिए, वोट बैंक पर दो तरह के लोग जनरली मतदाता होते हैं। एक तो होते हैं जो लॉन्ग टर्म से किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, और उनकी जो एक तरीके से आप ये कहो लॉयल्टी उस पार्टी के साथ होती है, उस विचारधारा के साथ होती है। तो उन लोगों की हिसाब से तो ये चीज़ें गलत है कि आप हमेशा पार्टी चेंज कर लेते हैं, लॉयल्टी चेंज कर लेते हैं कभी किसी के साथ, आप केवल टिकट के लिए काम कर रहे हैं। जनरली ऐसा सोचा जाता है। आज अगर आपको टिकट नहीं तो हो सकता है वापस बीजेपी में आ जाए, और ऐसा बहुत होते हैं। आपको देख लीजिए, बहुत से जो कांग्रेस के लीडर हैं इनको टिकट नहीं मिला, बीजेपी की तरफ आ गए। जिनको बीजेपी के लीडर थे काफ़ी लंबे टाइम से टिकट नहीं मिला, कांग्रेस अल्टीमेटली वो टिकट के लिए ट्राई कर रहे थे, उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है। लेकिन 90% जो मतदाता है वो शायद इस तरफ सोचता नहीं, क्योंकि वो ये मानता है कि 90% पॉलिटिशियन ऐसे ही होते हैं, और काम तो बोलता ही है। बट काम बोलता है बेसिकली, तो काम तो उन्होंने करवाया है, तो हम उसको मद्देनजर देखें तो जनता के लिए, आम जनता के लिए इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो पार्टी के कोर कैडर है, कोर लॉयल पर्सन है लंबे टाइम से, उनके लिए इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, और हो सकता है वो इससे नाराज़ हो। चलिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो आने वाले 3 दिसंबर को ही होगा। और बहुत अच्छी चर्चा, राजनीतिक चर्चा सिविल लाइंस विधानसभा सीट पर, और अब आगे बात करेंगे, फिर से बात करेंगे, पुनीत जी से बात करेंगे, या और अन्य सीटों के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। आवाज़ भारत, कृष्ण कुमार, धन्यवाद।